अरे अकबर ओवैसी कोई चूड़ी का बच्चा नहीं है बाबा कि जाल फेंका और पकड़ लिया। तो दोस्तों आज है 13 जून। आज की देश दुनिया के सभी मुख्य बड़ी ताज़ा समाचार लेके आ गए सिर्फ आपके लिए। तो चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की देश दुनिया की बड़ी खबर हर रोज़ आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, भारत में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया। शुक्रवार शाम 2903 नए मरीजों के सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक 97,648 मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 40,698 और दिल्ली में 34,687 मामले हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 32 सीटों को चिन्हित कर उसका लिस्ट जारी कर दिया है। इनमें से ज्यादा सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की मंशा ने महागठबंधन के साथ ही साथ मौजूदा मुस्लिम विधायकों के लिए भी टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि AIMM ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर लड़ने की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें से फिलहाल 16 सीट आरजेडी के कब्जा में है तो 60 सीट कांग्रेस के पास है, वही 4 सीट जेडीयू और 3 सीट बीजेपी के पास है, जबकि 3 सीट अन्य के पास है। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि 32 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक है, जिनमें से 7 आरजेडी, 2 कांग्रेस और 1 माले से मुस्लिम विधायक है। ऐसे में इन सीटों पर मुस्लिम बनाम ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के बीच काफ़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसमें खास बात यह भी है कि CAA NRC के खिलाफ किशनगंज की रैली में ओवैसी के साथ पूर्व जीतनराम मांझी ने भी, जो पूर्व CM जीतनराम मांझी है, वो मंच शेयर करने वाले थे, जिसके बाद दोनों के बीच गठबंधन के भी कयास लगाए जा रहे थे। पर ओवैसी की पार्टी ने मांझी के सीट पर भी, इमामगंज पर भी दावा कर दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन को पूरी तरह से मुस्तैद करने में ताकत झोंक दी है। पार्टी ने जनता के बीच पहुंचने के लिए पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र घर घर बांटने के लिए महाजनसंपर्क के जरिए बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की पहल की है। इस बीच बिहार प्रभारी व पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को रात पटना पहुंच गए। शुक्रवार को पार्टी के लोगों के साथ बैठक की। इसके पहले वो 7 जून को वर्चुअल रैली के लिए पटना आए हुए थे। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में फिर से गरमा गया आरक्षण का मुद्दा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा से राजद के बाहर होने के बाद भी गोलबंदी कमजोर नहीं हुई है। राजद अब खुद अलग थलग पड़ गया है। उसकी गैर हाजिरी में शुक्रवार को अन्य दलों के विधायक एक साथ बैठकर आरक्षण के अधिकार को बचाने के लिए साझे में संघर्ष जारी रखने का फैसला किया। बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के आवास पर हुई। इसमें कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू एवं हम के विधायक शामिल हुए। इतना ही नहीं, उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे में मानसून के दस्तक देने की पूरी संभावना है। इसके लिए पूरी तरह से परिस्थितियां तैयार होने से उम्मीद है कि इस बार समय से मानसून बिहार में प्रवेश करेगा। गौरतलब है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने यह बताया है कि पूर्णिया में 13 जून को मानसून के पहुंचने के पूरे आसार है। इसके बाद कुछ दिन अंतराल में ये पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगह में भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि इसे प्री मानसून माना जा रहा है। आज की छठी बड़ी खबर, भारत नेपाल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच शुक्रवार सुबह बिहार से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस द्वारा भारतीय किसान पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद से भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। घटना को लेकर सशस्त्र सीमा बल SSB के DG ने कहा कि घटना नेपाल क्षेत्र के अंदर हुई है। अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। गृह विभाग ने घटना की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। उधर ऐसे ही एक और घटना बिहार के किशनगंज के इलाके में नेपाल सीमा पर पिछले दिनों हुई थी। उस वक्त भी नेपाल पुलिस ने वहां गए बिहार के लोगों पर फायरिंग की थी। आज की 7वीं बड़ी खबर, अगर लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनियां अपने वर्कर्स को पूरी सैलरी देने में नाकाम रही तो उन पर अभी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आपस में विवाद सुलझाने पर जोर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। सुनवाई तारीख तय नहीं है।
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जब देश में लॉकडाउन चल रहा है तब सभी एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को तय तारीख पर सैलरी देगी और इसमें कोई कटौती नहीं करेगी। गृह मंत्रालय का ये ऑर्डर लॉकडाउन के 54 दिनों के लिए था। हैंड टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और जूट मिल्स एसोसिएशन समेत कुछ प्राइवेट कंपनियों ने गृह मंत्रालय के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। इस पर 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर अंतरिम ऑर्डर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं मानने वाली कंपनियों पर कार्रवाई ना हो। आज की 8वीं बड़ी खबर, जाप पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं उसे। बताना चाहिए था कि आप 37 लाख आए हुए मजदूरों के रोजगार और उसकी जिंदगी बनाने आपके नेचर के विपरीत लोग आए, आपने लाया नहीं, हम लोगों ने मिलकर लाया। ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने क्यों जांच बंद कर दी और उनके रोजगार पर आप क्यों परेशान हैं। तो आज भी सरकार उस पर गंभीर नहीं है। तो इसीलिए पहला सवाल है कि क्या आप बिहार के बच्चे कुचे जनता को मार देना चाहते हैं। उसमें स्कूल फीस और ट्यूशन फीस किसी भी कीमत पर 3 महीना का आप माफ करें। किसी भी परिस्थितियों में बच्चे और उस मिडिल क्लास के परिवार की स्थिति बहुत ही बुरी है। कम से कम 3 महीने का ट्यूशन और स्कूल फीस माफ करें। बिहार में विद्यार्थियों का लगभग किराया रूम आप माफ करें। जितने भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए किराए पर मकान लेकर रहते हैं उनका किराया माफ हो। रद्द परीक्षाओं को पुनः आप करवाएं। लॉकडाउन के कारण जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई, क्लासरूम में भले ही परीक्षा ना हो तो ऑनलाइन करवाएं, लेकिन बिहार के बच्चे परेशान हैं। राज्य में बंद पड़े सभी निजी स्कूल, उनका बिजली बिल माफ हो। निजी स्कूल जितना हो, जिसके स्कूल बंद है उसका निजी स्कूल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए चल रहे लाइब्रेरी का किराया और बिजली बिल माफ हो। विद्यार्थियों के लिए जो लाइब्रेरी चला रहे हैं हमारे बच्चे पटना में आके, आज हालात ये है कि वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए उसका किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी का बिजली और उसका भाड़ा माफ हो। छोटे एवं मंझोले व्यापारियों, चाहे बिहार के जिस शहर में हो, उनकी होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल और व्यावसायिक ऋण EMI ये किसी भी कीमत पर माफ हो। रात भर में विद्यार्थियों के लिए किराए पर लॉज चलाने वालों को 3 महीने का बिजली माफ करना चाहिए। जो किसी मकान मालिक से लॉज ले लिया और वो भाड़ा चला रहा है अपने परिवार के परिजन के लिए, उसका बिजली बिल माफ होना चाहिए। बिहार के सभी कलाकारों की आजीविका खतरे में आ गई है। अतः जितने भी थिएटर कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार हैं, नुक्कड़ नाटक के कलाकार हैं, उन्हें चिन्हित कर कम से कम 7-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए। आज की 9वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं और इसके बावजूद यहां तो क्या पूरे देश में कहीं भी वायरस थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य में बढ़ते केसों के बीच सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर महाराष्ट्र में 15 जून से फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की खबर चल रही थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से इस पर सफाई दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाह पर ध्यान ना दें। महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई से अपना मिशन बिगिन अगेन शुरू कर दिया है, जिसके तहत लोगों को सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक बाहर निकलने की आज़ादी है। वहीं दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकती है। लोगों को इस दौरान सेफ्टी गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते केस देखकर सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी कि यहाँ ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसके बाद CMO महाराष्ट्र की ओर से ट्वीट किया गया, लॉकडाउन दोबारा नहीं लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने अपील की है कि लोग भीड़ भाड़ से बचकर रहे। उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने,
सारी ज़रूरी बचाव करने और अपना ख्याल रखने को कहा है।